विश्व विजेता सिकंदर के अभियान में एक मौका ऐसा भी आया जब एक तीर सीधा आकर सिकंदर के सीने में लगा और वो गिर पड़ा। सेना में हाहाकार मच गया। अफवाह फैल गई कि सिकंदर मारा गया है। पर्शिया जैसे विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला देने वाला सिकंदर एक कबीले से युद्ध में हार जाएगा। कैसा हो सकता था? किस्मत से सिकंदर की जान बच गई। बाद में वो युद्ध भी जीत गया, लेकिन इसके बाद सिकंदर लड़ने की हालत में नहीं था। तीर से उसका एक फेफड़ा घायल हो गया था, सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसकी हालत देखकर उसके सलाहकार उसके पास आए और एक दरखास्त की, एक छोटे से कबीले से युद्ध की खातिर आप अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? दरअसल सिकंदर के बारे में बात फेमस थी कि वो अपनी सेना को आगे नहीं करता था, बल्कि खुद सबसे आगे बढ़कर लड़ने जाता था। इसी कारण उस रोज जब उसे तीर लगा वो अकेला पड़ गया था। अपने राजा को खतरा उठाते देख सिकंदर के सिपाहियों ने उससे कहा, आप इतने महान योद्धा हैं, 31 की उम्र में आधी दुनिया जीत चुके हैं, लेकिन अभी बहुत जीतना बाकी है। छोटे मोटे युद्ध में आप अपनी ज़िंदगी खतरे में मत डाला करिए। उस पर सिकंदर ने जवाब दिया, मैं अपने जीवन को वर्षों में नहीं, युद्ध में मिली विजयों में नापता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज बात करेंगे सिकंदर के भारत अभियान की। इसे हम 2 हिस्सों में कवर करेंगे। आज के एपिसोड में जानेंगे सिकंदर भारत क्यों आया, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई में क्या हुआ और क्यों सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर भारत में एक शहर बसाया। शुरुआत में हमने आपको जो किस्सा सुनाया जब सिकंदर की जान पर बन गई थी, वो भारत की जमीन पर घटा था। ये जानकर शायद आप सोचें हम सिकंदर और पोरस के युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये एक दूसरी लड़ाई थी जिसमें सिकंदर मरते मरते बचा था। ईसा से 326 साल पहले सिकंदर ने जब भारत में कदम रखा, उसे और उसके सलाहकारों को भारत के बारे में बहुत कम जानकारी थी। बाकायदा हिंदू कुश पार करने के बाद उसने अपनी माँ को एक खत लिखा, जिसमें शेखी बघाड़ते हुए वो लिखता है, उसने नील नदी का सोर्स ढूंढ लिया है। दरअसल सिकंदर को लग रहा था कि सिंधु नदी ही नील नदी है, जो सहरा के नीचे बहते हुए मिस्र पहुंचकर नील बन जाती है। बाद में जब उसे सही जानकारी दी गई, उसने चिट्ठी में से हिस्सा मिटा दिया। तो सिकंदर भारत क्यों आया? दरअसल जब सिकंदर ने पर्शिया पर विजय हासिल की, पर्शिया का साम्राज्य भारत की सीमा तक फैला हुआ था। इसी कारण वो उत्तर पश्चिम भारत की सीमा तक पहुंचा। हालांकि भारत जीतने की सिकंदर की इच्छा के पीछे एक और विशेष कारण था। दरअसल ग्रीक मिथकों के अनुसार ज्यूस का बेटा हेराक्लीस, जिसे प्राचीन ग्रीस के राजा अपना आदर्श और हीरो मानते थे, भारत आया था। इसके अलावा ग्रीक देवता डायोनिसस के बारे में माना जाता था कि उसने पंजाब में अपना बचपन बिताया था। उसने ही यहाँ के लोगों को खेती सिखाई और अंगूर उगाना सिखाया। इसी कारण डायोनिसस गॉड ऑफ वाइन मेकिंग के तौर पर जाना गया। सिकंदर ने बचपन से ये दोनों कहानियां सुनी थी। भारत आने के पीछे उसका एक मकसद ये भी था कि वो हेराक्लीस और डायोनिसस से भी आगे जाए और दुनिया का अंतिम छोर देख सके। हेरोडोटस नाम के ग्रीक इतिहासकार ने भारत के बारे में लिखा था, ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ के राजा को हर साल 10,000 किलो सोना टैक्स के रूप में मिलता है। ये सब बातें सुनकर सिकंदर भारत के प्रति कौतूहल से भरा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम की किताब में एंथनी एवरेट लिखते हैं, भारत के राजाओं का वैभव सुनकर सिकंदर ने अपने सभी सैनिकों की शील्ड पर चांदी का पानी चढ़ा दिया। इसके अलावा उसने उनके बख्तरबंद को सोने से रंग दिया ताकि उसके सैनिक कहीं से भी भारतीय सैनिकों से कम दिखाई न दें। ग्रीक इतिहासकार एरियन के अनुसार सिकंदर जब भारत आया, उत्तर पश्चिम यानी आज के पंजाब और पाकिस्तान का इलाका छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इनमें से एक था झेलम और सिंधु नदी के बीच बसा तक्षशिला। यहाँ के राजा आम्भी ने सिकंदर का खूब स्वागत किया। रोमन इतिहासकार कर्टियस रूफस के अनुसार आम्भी सिकंदर के लिए तोहफे में 50 हाथी, 3,000 बैल और बहुत से बेशकीमती चीजें लेकर आया। प्लूटार्क के अनुसार आम्भी ने सिकंदर से कहा, हम दोनों आपस में युद्ध क्यों करें? अगर मेरे पास आपसे ज्यादा है आप ले लीजिए, अगर आपके पास मुझसे ज्यादा है मुझे दे दीजिए, युद्ध की क्या जरूरत है? आम्भी ने सिकंदर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उससे एक मदद मांगी। कैसी मदद? दरअसल तक्षशिला के पास में पोरस का राज्य था, जो झेलम और चेनाब नदी के बीच में पड़ता था। आम्भी और पोरस के बीच तनाव था और वो चाहता था कि पोरस के खिलाफ लड़ाई में सिकंदर उसका साथ दे। ये इतिहास का पहला मौका था जब किसी भारतीय राजा ने किसी विदेशी से मदद मांगी थी। दूसरी तरफ सिकंदर का उद्देश्य सारे राज्यों को अपने अधीन करना था, इसलिए उसने अपनी सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटा और उन्हें आगे कूच करने का आदेश दे दिया। इस अभियान में सिकंदर का सामना एक पहाड़ से हुआ जिसे ग्रीक्स एओनॉर्स कहा करते थे। आज इसका नाम पीरसर है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु नदी के बगल में 5,000 फीट ऊंचा ये पहाड़ ग्रीक्स के लिए खास महत्व रखता था। ग्रीक इतिहासकार इस पहाड़ के बारे में एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। इसके बारे में सिकंदर ने एक लोकल कथा सुनी, जिसके अनुसार
भगवान कृष्ण ने एक बार इस पहाड़ को जीता, लेकिन भयंकर भूकंप के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस कहानी से सिकंदर ने अर्थ लगाया कि कृष्ण अवश्य हेराक्लीस, ग्रीक मिथ का हीरो जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था, उनके अवतार रहे होंगे। हेराक्लीस जिस पहाड़ को नहीं जीत पाया, सिकंदर उसे किसी भी हालत में जीतना चाहता था। इसके लिए उसने बर्फीले मुश्किल रास्ते पर रात में चढ़ाई की और एक भयानक लड़ाई के बाद उसे जीत लिया। इस जीत ने आसपास के राज्यों में सिकंदर का खौफ भर दिया। लगभग सारे राज्यों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, सिवाय पोरस के। कहानी कहती है कि सिकंदर जब 12 साल का था, उसके पिता उसे घोड़ा दिखाने ले गए। घोड़ा सिकंदर को बेहद पसंद आया। उसने पिता से रिक्वेस्ट की कि वो उसे घोड़ा खरीद दें, लेकिन पिता तैयार नहीं हुए क्योंकि घोड़ा अड़ियल था, किसी के काबू में नहीं आता था। सिकंदर को लेकिन यही घोड़ा चाहिए था। उसने अपने पिता के आगे एक शर्त रखी। शर्त ये कि अगर वो घोड़े को काबू में कर ले तो घोड़ा खरीदना पड़ेगा। पिता तैयार हो गए। सिकंदर ने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसका मुंह सूरज की तरफ कर दिया। घोड़ा अपनी परछाई देखकर परेशान हो रहा था। जब धूप की तरफ चेहरा किया, परछाई पीछे हो गई और घोड़ा शांत हो गया। सिकंदर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मिनटों के भीतर उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। ये देखकर उसके पिता इतने खुश हुए कि उन्होंने घोड़ा न सिर्फ खरीदा बल्कि उसके वो दाम दिए जो आज के हिसाब से 1,20,00,000 रुपए होते। इस मौके पर उन्होंने सिकंदर से कहा, तुम्हारे आगे मैसेडोनिया का विशाल साम्राज्य, लेकिन मेरे बेटे ये भी तुम्हारे लिए छोटा है। सिकंदर ने इस घोड़े का नाम रखा बुसेफेल्स। उस घोड़े से सिकंदर को बेहद प्यार था। 18 साल तक हर कैंपेन में बुसेफेल्स ने सिकंदर का साथ दिया। फिर एक रोज़ एक युद्ध में बुसेफेल्स की मौत हो गई। बुसेफेल्स की मौत बैटल ऑफ हेडिस्पस के दौरान हुई, जिसे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में एक माना जाता है। हेडिस्पस यानी आज हम जिसे झेलम के नाम से जानते हैं, इसी नदी के किनारे हुआ था सिकंदर और पोरस का युद्ध। सिकंदर जब झेलम नदी के पास पहुंचा, उसने दूसरी तरफ पोरस की सेना को देखा। कर्टियस रूफस लिखते हैं, पोरस खुद एक विशालकाय हाथी पर बैठा हुआ था। उसकी काया विशाल थी और उसने सोना और चांदी जड़ा कवच पहना हुआ था। पोरस की सेना में 130 हाथी थे। वहीं सिकंदर की सेना के बारे में अलग अलग सोर्सेस अलग अलग संख्या बताते हैं। उसकी सेना में कम से कम 50,000 पैदल सिपाही, 4,000 घोड़े और 300 रथ थे। दोनों सेनाओं के बीच झेलम बह रही थी, जिसे पार करना खतरे से खाली नहीं था। हालांकि पोरस अपने राज्य की रक्षा कर रहा था, इसलिए वो नदी क्यों ही पार करता, इसलिए वो वहाँ खड़े होकर इंतजार करने लगा। सिकंदर ने एक दूसरा प्लान बनाया। उसकी सेना ने नदी के किनारे डेरा जमा लिया, वहाँ लाव इकट्ठा किया, सप्लाई लाइन से अनाज की व्यवस्था करवा ली। ये देखकर पोरस को लगा सिकंदर बारिश का मौसम गुजरने का इंतजार कर रहा है, वो अभी नदी पार नहीं करेगा। इस बीच सिकंदर की सेना कभी नदी के एक मुहाने पर खड़ी रहती तो कभी किसी और मुहाने पर। इस कवायद का नतीजा हुआ कि पोरस एक जगह अपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन तैयार नहीं कर पाया। सिकंदर के सैनिक हर दिन एक जगह से दूसरी जगह जाते, हल्ला मचाते जैसे वो नदी पार करने ही वाले हों। हर बार वो ऐसा करते लेकिन नदी पार नहीं करते। कई दिन तक पोरस ने सिकंदर की सेना पर नजर रखी। फिर जब उसे लगा ये भेड़िया आया वाली कहानी जैसा हाल है, उसके गुप्तचर निष्क्रिय हो गए। यही सिकंदर का प्लान भी था। एक रोज मौका पाकर सिकंदर ने अपनी सेना के 2 हिस्से किए। अपने कमांडर से कहा वो वहीं रुके, टेंट ज्यों के त्यों लगे रहे और आग जलती रहे ताकि पोरस को लगे सेना भी नदी के पार ही है। इतना ही नहीं, सिकंदर ने अपना एक डुप्लीकेट भी खड़ा कर दिया। इसके बाद वो 6,000 सैनिकों को लेकर 17 किलोमीटर दूर गया और वहाँ पेड़ों के झुरमुट के पीछे उसने चुपचाप नदी पार कर ली। सिकंदर को सिर्फ पोरस के हाथियों से खतरा था। हाथी उसके घोड़ों को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए उसका प्लान था वो एक तरफ से पोरस की सेना पर हमला करेगा। जैसे ही पोरस के हाथी उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसकी बची हुई सेना नदी पार करेगी और दूसरी तरफ से पोरस की सेना को घेर लेगी। ग्रीस की सेना युद्ध लड़ते हुए एक विशेष फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती थी जिसे फ्लैंक्स कहा जाता था। ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन होता था जिसमें सबसे आगे की पंक्ति शील्ड पकड़े रहती थी। शील्ड की इस दीवार से भाले निकले रहते थे। दुश्मन इनसे टकराता तो शील्ड बचाव करती और भाले अटैक। इसी फॉर्मेशन में ये लोग आगे बढ़ते। पोरस के हाथियों को हराने के लिए सिकंदर की फौज ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया। सैनिकों ने भालों से हाथियों पर अटैक किया। परेशान हाथियों ने अपनी ही सेना पर अटैक कर दिया और इस तरह सिकंदर की जीत पक्की हो गई। इस बीच सिकंदर का घोड़ा बुसेफेल्स भी युद्ध में मारा गया। बाद में उसने इस घोड़े की याद में एक शहर बसाया जिसका नाम उसने रखा अलेक्जेंड्रिया बुसेफेलोस। पोरस का क्या हुआ? पोरस की फौज को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन वो अंत तक अपने हाथी पर बैठकर लड़ता रहा। इस बीच सिकंदर ने अपना एक दूत उसके पास भेजा। दूत ने पोरस से कहा कि वो हार मान ले, लेकिन पोरस तैयार नहीं हुआ। इसके बाद एक दूसरा दूत आया। उसके कहने पर पोरस सिकंदर से मिलने को राजी हो गया।
युद्ध में पोरस की हार हुई, लेकिन उसकी बहादुरी देखकर सिकंदर बेहद प्रभावित हुआ। पोरस से मिलकर उसने उसकी खूब तारीफ की। इसके बाद सिकंदर ने पोरस से एक सवाल पूछा, मुझे तुम्हारे साथ कैसा सलूक करना चाहिए? पोरस ने जवाब दिया, वही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये जवाब सुनकर सिकंदर और भी खुश हो गया। सिकंदर ने न सिर्फ पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया, बल्कि उसे और भी ज्यादा क्षेत्र पर अधिकार दे दिया। उसके बाद सिकंदर ने जीत का जश्न मनाया। इस जीत की याद में सिक्के ढलवाए गए। उसके बाद अपने जीते हुए इलाकों के लिए गवर्नर नियुक्त कर सिकंदर आगे बढ़ गया। सिकंदर और पोरस के युद्ध में जीत सिकंदर की हुई, कम से कम ग्रीस इतिहासकार तो यही कहते हैं। हालिया समय में हालांकि इस नैरेटिव पर कुछ सवाल खड़े हुए हैं। मसलन इस लड़ाई के बारे में भारतीय सोर्सेस ने क्या कुछ नहीं लिखा। युद्ध में जीतने वाला राजा हारने वाले को उसका राज्य वापस क्यों कर गया, और अगर सिकंदर जीता तो वो वापस क्यों लौट गया? इन सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है, इसलिए चलिए सवालों पर ही गौर करते हैं। अगर हम ये जायज़ मानते हैं कि भारतीय सोर्सेस ने इस बारे में नहीं लिखा, इसलिए इस लड़ाई के रिजल्ट पर शक होना लाजमी है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि पोरस जीता? क्योंकि तब तो भारतीय सोर्सेस के इस पर लिखने की संभावना सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है, तमाम इतिहासकार मानते हैं कि कर्टियस रूफस ने सिकंदर के अभियान को बढ़ा चढ़ा कर लिखा। भारत में सोना खोदने वाली चींटी मिलती थी, ये बातें भी हवाई मालूम होती हैं। इसके अलावा प्लूटार्क या एरियन जैसे इतिहासकार जिन्होंने इस लड़ाई का बखान किया, वो सिकंदर के काफ़ी बाद में आए। इसलिए मुमकिन है इस युद्ध की सभी बातें सच ना हो। लेकिन जहाँ तक युद्ध और युद्ध के परिणाम के बारे में बात है, जब तक कोई दूसरा सबूत ना मिल जाए, मूल बात को झुटलाया नहीं जा सकता। सिकंदर के बाद भारत के उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक साम्राज्य का उदय हुआ। इससे भी पता चलता है कि सिकंदर का भारत अभियान कुछ हद तक सफल रहा था। प्रचलित कहानी के अनुसार पोरस के साथ युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उसे वापस लौटना पड़ा। हालांकि पूरा सच नहीं है। पोरस के साथ युद्ध के बाद सिकंदर ने भारत में एक और युद्ध लड़ा, जिसमें वो मौत के बहुत करीब आ गया था। कौन सा था ये युद्ध? पोरस से लड़ाई के बाद क्या हुआ? सिकंदर भारत से वापस क्यों लौटा? ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।